नमस्कार दोस्तों, मैं अमन। आज हम उत्तर प्रदेश चकबंदी लेखपाल के 18 नवंबर 2015 को हुए पेपर का एनालिसिस करेंगे, जिसमें बेसिक तौर पे ग्रामीण जानकारी के संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। यह उत्तर प्रदेश चकबंदी लेखपाल का चौथा वीडियो है। चलिए देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, यह स्टेटमेंट है कि और सभी कुछ प्रतीक्षा कर सकता है किंतु कृषि नहीं। यह उद्गार किसका है? ऑप्शन है आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरा है आपका जगजीवन राम, तीसरा है आपके सिकंदर बख्श और चौथे हैं लाल बहादुर शास्त्री। तो यहाँ पे जानते हैं कि यह स्टेटमेंट के बारे में किसने कहा था। और सब कुछ प्रतीक्षा कर सकता है किंतु कृषि नहीं, यह उद्गार पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। उन्होंने यह बात 1947 में भारत में अनाज संकट और भूखमरी के संदर्भ में कही थी। उन्होंने खाद्यान्न में आत्मनिर्भर होने का आह्वान भी किया था। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन जो था वो था ए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का यह स्टेटमेंट है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में रजत क्रांति सिल्वर रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? ऑप्शन है आपके चांदी उत्खनन का, दूसरा है आपका अंडा और चिकन का उत्पादन, तीसरा है कपास का उत्पादन और चौथा है स्वच्छ पेयजल की बोतलीकरण से। तो यहाँ पे जानते हैं भारत में रजत क्रांति अंडा और चिकन उत्पादन से संबंधित है, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से, लाल क्रांति टमाटर एवं मांस उत्पादन से एवं नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है भारत में रजत क्रांति, तो रजत क्रांति का संबंध जो है भारत में वह है अंडा और चिकन उत्पादन से। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन था आपका बी। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वह है केसर के लिए पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? ऑप्शन है आपके पत्ती, बी है आपका पंखुड़ी, सी है आपका बाह्यदल और डी है आपका वर्तिकाग्र। तो यहाँ पर हम जानते हैं केसर प्राप्ति के लिए पौधे का वर्तिकाग्र वाला भाग उपयोग में लाया जाता है। इसका उपयोग मसाले के रूप में होता है। केसर के पुष्प के अंदर पाई जाने वाली लंबी एवं पतली धागे नुमा संरचना को वर्तिकाग्र कहते हैं। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन था आपका डी कि केसर के लिए हम लोग वर्तिकाग्र का उपयोग करते हैं। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्न में से किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ है? ऑप्शन है आपका शतपथ ब्राह्मण, दूसरा है आपका उपनिषद, तीसरा है आपका रामायण और चौथा है आपका महाभारत। तो यहाँ पर हम जानते हैं महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में हुआ है। शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद का सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ की रचना याज्ञवल्क्य ऋषि ने की थी। इसमें जल प्लावन का कथा भी वर्णन है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन है ए शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, ललित किसकी एक उन्नत किस्म है? ऑप्शन है आपके आम, बी है आपका संतरा, सी है पपीता, डी है आपका अमरूद। तो यहाँ पर हम जानते हैं ललित अमरूद की एक उत्तम किस्म है। इस किस्म की पैदावार कम लागत और श्रम कम सॉरी यहाँ पर जानते हैं कि ललित जो है अमरूद की एक उत्तम किस्म है। इस किस्म की पैदावार कम लागत और कम श्रम से अधिक होती है। अमरूद में विटामिन सी पाया जाता है। यह मसूड़ों एवं दांत के लिए उपयोगी होता है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है डी कि ललित जो है आपके अमरूद की एक उन्नत किस्म है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, कृषि कार्य में लगे ट्रैक्टर की आवाज किस स्तर से अधिक नहीं होनी चाहिए? ऑप्शन है आपके 90 डेसिबल, बी है आपका 100 डेसिबल, सी है 120 डेसिबल, डी है आपका 150 डेसिबल। तो यहाँ पे हम जानते हैं कृषि कार्य में लगे ट्रैक्टर की आवाज 90 डेसिबल से अधिक नहीं होनी चाहिए। इससे अधिक की ध्वनि हमारे लिए हानिकारक होती है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन था आपका ए 90 डेसिबल। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, सेंट्रीफ्यूगल पंप का प्रयोग पानी निकालने के लिए कब किया जाता है? यहाँ पूछा गया सेंट्रीफ्यूगल पंप का प्रयोग पानी निकालने के लिए कब किया जाता है? ऑप्शन है आपका जब पानी का स्रोत और विकास दोनों ज़्यादा हो, दूसरा है जब पानी का निकास ज़्यादा और स्रोत मंद हो, तीसरा है आपका जब पानी का स्रोत और निकास दोनों मंद हो और चौथा है आपका जब पानी का निकास मंद और स्रोत ज़्यादा हो। तो यहाँ पे आपने पता होना चाहिए कि सेंट्रीफ्यूगल पंप का प्रयोग तब किया जाता है जब पानी का निकास मंद और स्रोत ज़्यादा होता है, तब हम लोग सेंट्रीफ्यूगल पंप का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन है आपका डी।
अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, धान में भूसी का प्रतिशत अनुमान कितना होता है? धान में भूसी का प्रतिशत अनुमान कितना होता है? ऑप्शन है आपका 10%, दूसरा है आपका 15%, तीसरा है आपका 20% और चौथा है आपका 35%। तो यहाँ पर जो है कि धान में भूसी का प्रतिशत अनुमानतः 20% होता है, अर्थात धान में भूसी का वजन लगभग 20% होता है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन था सी। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, चावल के उन्नत बीज के प्रति हेक्टेयर बीजारोपण की दर क्या होती है? ऑप्शन है आपका 10 किग्रा, दूसरा है आपका 15 किग्रा, तीसरा है आपका 25 किग्रा और चौथा है आपका 30 किग्रा। तो यहाँ पे आपने पता होना चाहिए कि चावल के उन्नत बीज के लिए प्रति हेक्टेयर बीज रोपण की दर जो होती है वह निर्धारित की गई है 15 किग्रा, कि 1 हेक्टेयर में 15 किग्रा धान का बीजारोपण किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से कौन सा अम्लीय धरती पर सफलता से उगाया जा सकता है? ऑप्शन है आपका खीरा, दूसरा है आपका फली, तीसरा है आपका तरबूज और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जानते हैं, दी गई फसल में से तरबूज अम्लीय धरती पर सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है। अम्ल वह होता है जिसका पीएच मान 7 से कम होता है और क्षार वह होता है जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। तरबूज की खेती गर्मियों में की जाती है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है सी, तरबूज, कि अम्लीय धरती पर सफलता से तरबूज की खेती हम कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, पूसा रसराज किसकी उन्नत किस्म है? ऑप्शन है आपका टमाटर, दूसरा है आपका तरबूज, तीसरा है आपका खरबूजा और चौथा है आपका खीरा। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि रसराज खरबूजे की उन्नत किस्म है। खरबूजा, करेला, तरबूज, कद्दू, परवल इत्यादि कुकर बीटा, यहाँ पर जानते हैं कुकर बीटा समूह में आने वाली फसलें हैं। खरबूजे की खेती जायद के फसलों के तहत की जाती है। तो इस प्रकार से जो दिया गया है, पूसा रसराज जो है वह खरबूजे की उत्तम किस्म है और यह सभी प्रकार की फसलें जो है वह कुकर बीटा समूह के अंतर्गत आती हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है, उन्नत भारत में गेहूं की फसल की हेर फेर किससे की जाती है? ठीक है, उत्तर भारत में गेहूं की फसल की हेर फेर किससे की जाती है? ऑप्शन है आपका धान, दूसरा है आपका कपास, तीसरा है आपका ईख और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जानते हैं, उत्तर भारत में गेहूं की फसल की हेर फेर धान की फसल से की जाती है। ठीक है, उत्तर भारत में मुख्यतः गेहूं के बाद धान की खेती की जाती है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन है ए, धान। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, एक हार्स पावर बराबर होता है। ऑप्शन है आपका 700 वाट, दूसरा है आपका 746 वाट, तीसरा है आपका 750 वाट और चौथा है आपका 800 वाट। तो यहाँ पर जानते हैं, एक हार्स पावर 746 वाट के बराबर होता है। यह शक्ति का मात्रक है। किसी वस्तु के कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं और शक्ति का एसआई मात्रक जो होता है, शक्ति का एसआई मात्रक जो होता है वह वाट होता है। हालांकि यहाँ पे पूछा गया है कि एक हार्स पावर कितने वाट के बराबर होता है, तो एक हार्स पावर जो होता है वह 746 वाट के बराबर होता है। इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन है बी। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, कूड़े से हरित ऊर्जा निर्माण में कौन कौन से राज्य अग्रणी हैं? यहाँ पे ऑप्शन है उत्तर प्रदेश और पंजाब, दूसरा है महाराष्ट्र और पंजाब, तीसरा है झारखंड और उत्तराखंड और चौथा है गुजरात और मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि कूड़े से हरित ऊर्जा निर्माण में महाराष्ट्र और पंजाब राज्य अग्रणी हैं। इस दृष्टि से उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश और हरियाणा नामक राज्य भी अपना प्रमुख स्थान रखते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रायोरिटी जो पहले स्थान पे है वह राज्य है आपका महाराष्ट्र और पंजाब। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन है बी, महाराष्ट्र और पंजाब। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, वैज्ञानिक अनुमान से पृथ्वी ग्रह पर कुल कितने वृक्ष हैं? ऑप्शन है आपके 422 बिलियन, दूसरा है आपका 3 ट्रिलियन, तीसरा है आपका 400 बिलियन और चौथा है कोई अनुमान उपलब्ध नहीं है। तो यहाँ पे हम जानते हैं, वैज्ञानिकों के अनुमान के अनुसार पृथ्वी पर लगभग 3 ट्रिलियन वृक्ष हैं। यह आंकड़ा येल विश्वविद्यालय
यह आंकड़ा जो प्रदर्शित किया गया था येल विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया गया था। पेड़ पौधे ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में अत्यंत सहायक होते हैं। जैव विविधता के लिए पेड़ पौधे आधार स्तंभ होते हैं, ये हमें ऑक्सीजन भी प्रदान करते हैं। हालांकि क्वेश्चन में पूछा गया था कि पृथ्वी ग्रह पे कुल कितने वृक्ष हैं, तो यहाँ पर येल विश्वविद्यालय द्वारा जो आंकड़ा जारी किया गया था वह था 3 ट्रिलियन। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन आपका होता है बी। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवार की रसोई में परंपरागत लकड़ी गोबर आदि से खाना बनाया जाता है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है 71%, दूसरा ऑप्शन है आपका 75%, तीसरा है आपका 80% और चौथा है आपका 85%। तो यहाँ पर हम जानते हैं लगभग 85% ग्रामीण परिवार की रसोई में परंपरागत लकड़ी गोबर कंडे, जिसे हम लोग उपले कहते हैं, कंडे इत्यादि से भोजन बनाया जाता है। हमारे देश में वानिकीय फसली अवशेष इत्यादि ईंधन का प्रयोग भोजन बनाने में किया जाता है। तो यहाँ पे इस प्रकार से जो है सही ऑप्शन आपका डी है 85%, कि हमारे यहाँ ग्रामीण परिवारों में लगभग 85% घरों में लकड़ी गोबर और उपले से खाना बनाया जाता है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवार की रसोई में मिट्टी के तेल से खाना बनाया जाता है? तो आपका ऑप्शन है 1%, दूसरा है आपका 4% और तीसरा है 7% और चौथा है आपका 13%। तो यहाँ पे जानते हैं कि हमारे देश में केवल 1% ग्रामीण परिवारों में, हमारे देश में केवल 1% ग्रामीण परिवारों की रसोई में मिट्टी के तेल से खाना बनाया जाता है। यह आंकड़ा एनएसएसओ, जिसे हम लोग नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी जानते हैं एनएसएसओ को, तो यह आंकड़ा एनएसएसओ को सर्वेक्षण रिपोर्ट द्वारा प्रदर्शित किया गया है। तो इसके अनुसार भारत में रसोई घरों में मिट्टी के तेल पे मात्र 1% लोग खाना बनाते हैं। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, जाबो ग्रामीण खेती करने का तरीका कहाँ पर विद्यमान है? जाबो ग्रामीण खेती करने का तरीका कहाँ पे विद्यमान है? तो आपके ऑप्शन है उत्तराखंड, दूसरा है ऑप्शन आपका नागालैंड, तीसरा है आपका हिमाचल प्रदेश और चौथा है आपका मिजोरम। तो यहाँ पे जानते हैं जाबो नामक खेती करने का तरीका नागालैंड में प्रचलित है। इस तरीके से नागालैंड में चावल की खेती होती है। चावल की खेती जाबो नामक तरीके से नागालैंड में चावल की खेती होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर सही ऑप्शन है बी, कि जाबो जो ग्रामीण खेती करने का तरीका है वह नागालैंड में प्रचलित है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था कि किसान चैनल का प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन कब किया गया था? तो यहाँ पे ऑप्शन है पहला कि अभी चालू नहीं हुआ है, दूसरा है 1 मई 2015, तीसरा है आपका 26 मई 2015 और चौथा है आपका 15 अगस्त 2015। तो यहाँ पर जानते हैं किसान चैनल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 26 मई 2015 को किया गया था। यह चैनल कृषि संबंधी हर प्रकार की जानकारी विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से प्रदान करता है। इससे किसानों को खेती संबंधी समस्याएं दूर करने में सहायता मिलती है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन है सी, 26 मई 2015 को प्रधानमंत्री द्वारा किसान चैनल का उद्घाटन किया गया था। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन से 2 जुताई के प्राथमिक उपकरण है? पहला आपका है मोल्ड बोर्ड हल और डिस्क हैरो, दूसरा है आपका डिस्क हल और डिस्क हैरो, तीसरा है आपका डिस्क हैरो और कल्टीवेटर और चौथा है आपका मोल्ड बोर्ड हल और मृदा कुदाल, जिसको हम लोग सब साइलर के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर हम जानते हैं दिए गए विकल्पों में से मोल्ड बोर्ड हल और मृदा खुदाल नामक 2 उपकरण जुताई के प्राथमिक उपकरण है। जुताई हेतु उपयुक्त उपकरण का अत्यंत उन्नत और सहायक रूप से इनका प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन है मोल्ड बोर्ड हल और मृदा खुदाल। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, सिंचाई में जल प्रयोग की कुशल मितव्ययिता के अनुसार कौन सी प्रणाली श्रेष्ठकर है? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है स्प्रिंकलर प्रणाली, दूसरा है आपका ड्रिप प्रणाली, तीसरा है आपका फरो प्रणाली और चौथा है आपका चेक बेसिन प्रणाली। तो यहाँ पर हम जानते हैं सिंचाई में जल प्रयोग की कुशल मितव्ययिता के लिए ड्रिप प्रणाली सर्वोत्तम मानी जाती है। ड्रिप प्रणाली सर्वोत्तम मानी जाती है।
इस प्रणाली के प्रयोग में खाद और पानी की बचत होती है और पानी फसल की जड़ों तक आसानी से पहुंच जाता है। इसका प्रचलन अभी काफी कम है। हालांकि यहाँ पे सर्वाधिक श्रेयस्कर जो आपकी सिंचाई की प्रणाली है वो आपका ड्रिप प्रणाली है। इस प्रकार से सही ऑप्शन है आपका बी। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, मिट्टी का कटाव सर्वाधिक किस प्रकार की मिट्टी में होता है? पहला है आपका बलुई मिट्टी, दूसरा है आपका सिल्टी मिट्टी, तीसरा है आपका मटियार मिट्टी और चौथा है ये सभी। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि मिट्टी का कटाव जो होता है सर्वाधिक बलुई प्रकार की मिट्टी में होता है। सर्वाधिक जो मिट्टी कटा होता है बलुई प्रकार की मिट्टी में होता है। इस प्रकार की मिट्टी में बालू ज्यादा होने के कारण पौधों की जड़ें इसे बांध नहीं पाती हैं। इस कारण इस मिट्टी का कटाव सर्वाधिक होता है। यह मिट्टी पानी भी अधिक सोखती है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन है ए, बलुई मिट्टी। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में कुल सिंचित क्षेत्र कितने प्रतिशत हैं? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है 45%, दूसरा है आपका 50%, तीसरा है आपका 55% और चौथा है आपका 60%। तो आपने पता होना चाहिए कि भारत में कुल सिंचित क्षेत्रफल कुल सिंचित क्षेत्रफल 55% है। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन है आपका सी, 55%। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में प्रचलित धरातल की माप में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन है आपका 20 कंचवासी बराबर 1 बिंसवासी, दूसरा है आपका 20 बिंसवासी बराबर 10 बिस्वा, तीसरा है आपका 20 बिस्वा बराबर 1 बीघा और चौथा है आपका 1 बीघा बराबर 55 गुणे 55 वर्ग गज। तो यहाँ पर आपका जो सही नहीं है वह है आपका कि 20 बिंसवा बराबर 10 बिंसवा। तो यहाँ पे इसके बारे में जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में प्रचलित धरातलीय माप में विकल्प बी सही नहीं है, क्योंकि 20 बिस्वासी जो होता है वह 1 बीघे के बराबर होता है। यह जो होता है 1 बीघा के बराबर होता है, जबकि यहाँ पे दिया है बिस्वा। तो 20 बिस्वासी 1 बीघा के बराबर होता है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन जो नहीं है वह है आपका बी। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, वार्षिक क्रम और वर्षांतर फसल उगाने की व्यवस्था को क्या कहते हैं? ऑप्शन है आपका फसल रोपण सूचकांक, दूसरा है आपका फसल रोपण प्रभाव, तीसरा है आपका फसल रोपण वृद्धि और चौथा है आपका फसल रोपण अनुक्रम। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है आपका फसल रोपण अनुक्रम। इसके बारे में जानते हैं। वार्षिक क्रम और वर्षांतर फसल उगाने की व्यवस्था को फसल रोपण अनुक्रम कहते हैं। मानसून के बाद आने वाली फसल को रबी का फसल कहा जाता है। गेहूं, ज्वार इत्यादि रबी के फसल के अंतर्गत आती हैं। मानसून के वक्त आने वाली फसल को खरीफ का फसल कहते हैं। चावल, बाजरा, कपास, मूंगफली इत्यादि खरीफ की फसल के अंतर्गत आती हैं। तो यहाँ पर सही ऑप्शन आपका फसल रोपण अनुक्रम है कि जो मानसून के आने के बाद और जाने के बाद जो फसलों की बुआई करते हैं, रोपाई करते हैं, उसे ही हम लोग फसल रोपण अनुक्रम के नाम से जानते हैं। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, प्रतिवर्ष भारत में कितना कृषि का कूड़ा और खरपतवार निकलता है? तो यहाँ पे ऑप्शन है आपका 250 मिलियन टन, दूसरा है आपका 300 मिलियन टन, तीसरा है आपका 350 मिलियन टन और चौथा है आपका 400 मिलियन टन। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन है सी, 350 मिलियन टन, क्योंकि प्रतिवर्ष भारत में जो होता है 350 मिलियन टन कूड़ा कचरा कृषि के द्वारा होता है। 350 मिलियन टन कूड़ा कचरा जो होता है कृषि के द्वारा होता है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में ग्राम पंचायत की कुल संख्या कितनी है? तो यह क्वेश्चन जो पूछा गया था यह पेपर 2015 का है। तो पहले हम लोग 2015 के अकॉर्डिंग देखते हैं कि कौन सा सही है, उसके बाद 2022 के अकॉर्डिंग हम चीज़ों को देखेंगे। तो आपका ऑप्शन दिया गया है पहला 2,12,585, दूसरा है 2,39,582 और तीसरा है 2,40,202। तो यहाँ पर चौथा है आपका इनमें से कोई नहीं। 2015 के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो सही ऑप्शन था आपका 2,40,202 ग्राम पंचायतें हैं कुल भारत में। लेकिन वर्ष 2022 की बात की जाए तो वर्ष 2022 के अनुसार भारत में कुल ग्राम पंचायतों की संख्या 2,55,780 है। 2,55,780 है वर्तमान समय में कुल आपके ग्राम पंचायतों की संख्या। और आपने पता है कि कई सारे राज्यों में त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत मौजूद हैं, जिसमें पहले स्तर पे ग्राम पंचायत आता है, जिसमें पहले स्तर पे आपका ग्राम पंचायत,
दूसरे स्तर पे आपका आता है क्षेत्र पंचायत, तीसरे स्तर पे आपका आता है जिला पंचायत। तो यदि पूरे भारत में तीनों पंचायतों को मिला के बात की जाए तो पूरे भारत में तीनों पंचायतों को मिला के 2,63,274 ग्राम पंचायतें मौजूद हैं। तो यहाँ पे केवल और केवल ग्राम पंचायत के बारे में पूछा गया था 2015 में। तो 2015 के अकॉर्डिंग जो सही ऑप्शन था वह सी था। और केवल 22 में आपसे ग्राम पंचायत के बारे में पूछे, केवल 22 में ग्राम पंचायत के बारे में पूछे, ना कि तीनों पंचायतों के बारे में, तो वहां पर आपका सही होगा 2,55,780 ग्राम पंचायतें वर्तमान समय में कुल मौजूद हैं भारत में। चलिए बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में कुल वन क्षेत्र कितना है। आपके ऑप्शन है 7,69,538 वर्ग किलोमीटर, दूसरा है 7,68,538 वर्ग किलोमीटर, तीसरा है आपका 6,66,538 वर्ग किलोमीटर और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो पुनः मैं आपको बता दूं कि यह पेपर 2015 का है। तो 2015 के अकॉर्डिंग जो आपका सही ऑप्शन था कि 7,69,538 वर्ग किलोमीटर। और आपको मैं बता दूं कि भारत में जो होता है वन गणना 1987 से प्रत्येक 2 वर्षों पे होता है। तो 2015 के बाद 2017 में वन गणना हुआ और 2017 के बाद 2019 में वन गणना हुआ। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है 2015 के अकॉर्डिंग सही ऑप्शन ए है। लेकिन 2019 के अकॉर्डिंग जो आपका वन गणना रिपोर्ट आया था उसके अकॉर्डिंग वर्तमान समय में भारत में कुल वन का क्षेत्रफल 7,12,249 वर्ग किलोमीटर है। यह केवल वन की बात कर रहे हैं। अगर आपसे पूछ दे वन प्लस वृक्षों को लेकर कुल कितना वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, तो यहाँ पे अगर इन दोनों को लेकर पूछेगा आपको क्वेश्चन में तो 8,07,276 वर्ग किलोमीटर, 8,07,276 वर्ग किलोमीटर वनावरण और वृक्षावरण है। लेकिन केवल वन का क्षेत्रफल 2019 के अकॉर्डिंग पूछे तो 7,12,249 वर्ग किलोमीटर होगा। हालांकि यह क्वेश्चन 2015 का है। तो 2015 के अकॉर्डिंग यहाँ पे सही ऑप्शन था आपका ए 7,69,538 वर्ग किलोमीटर। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था कि कुल खेती क्षेत्र से क्या तात्पर्य है। कुल खेती क्षेत्र से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन है आपका वर्ष में सकल खेती करने योग्य क्षेत्र, दूसरा है आपका वर्ष में शुद्ध खेती किया गया क्षेत्र, और तीसरा है आपका वर्ष में शुद्ध खेती किया गया क्षेत्र तथा वह क्षेत्र जिसमें एक बार से अधिक खेती की गई हो, और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि कुल खेती क्षेत्रफल से तात्पर्य वर्ष में शुद्ध खेती किया गया क्षेत्र तथा वह क्षेत्र जिसमें एक बार से अधिक खेती की गई हो। भारत में कृषि योग्य भूमि लगभग 54% है। भारत में जो कृषि योग्य भूमि है लगभग 54% है, जबकि भारत की जनसंख्या इससे काफी अधिक है। हालांकि यहाँ पे कुल खेती का के क्षेत्र से तात्पर्य पूछा था, तो कुल खेती क्षेत्र तात्पर्य जो है वह है कि वर्ष में शुद्ध खेती किया गया क्षेत्र तथा वह क्षेत्र जिसमें एक बार से अधिक खेती की गई हो उसे हम कुल खेती क्षेत्र कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सी रूट क्रॉप नहीं है। ऑप्शन है आपका आलू, दूसरा है आपका चुकंदर, और तीसरा है आपका शकरकंद, और चौथा है आपका ईख। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन है कि रूट क्रॉप जो नहीं है वह आपका ईख है। तो यहाँ पर हम जान लेते हैं सबसे पहले रूट क्रॉप किसे कहते हैं। तो ऐसी फसलें जिनके तने व जड़ों को खाने में इस्तेमाल किया जाता है उन्हें रूट क्रॉप कहा जाता है। तो यहाँ पर ईख के तने और जड़ों को हम नहीं खाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर ईख जो होता है वह रूट क्रॉप नहीं है। आपको बता दें कि इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था गेहूं में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है। ऑप्शन है आपका 12%, दूसरा है आपका 30%, तीसरा है आपका 45% और चौथा है आपका 25%। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि गेहूं में जो प्रोटीन पाया जाता है वह 12% पाया जाता है। इसके अलावा गेहूं जो है वह ट्रिटिकम प्रजाति की फसल है। ट्रिटिकम गेहूं जो है वह ट्रिटिकम प्रजाति की फसल है। गेहूं में अगर प्रोटीन की बात करें तो सामान्य रूप से 8 से
15% के बीच में पाया जाता है। गेहूं में जो प्रोटीन पाया जाता है 8 से 15% के बीच में पाया जाता है। तथा अन्य की अगर बात करें तो गेहूं में जो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वह कार्बोहाइड्रेट 65 से 70% के बीच में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तथा वसा की बात करें तो 1.5% वसा तथा 2.0% जो होता है वह आपका खनिज पाया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट गेहूं में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। उसके बाद आपका प्रोटीन पाया जाता है, उसके बाद आपका जो खनिज पाया जाता है, और सबसे कम जो होता है वह पाया जाता है आपका वसा। हालांकि यहाँ पे गेहूं में प्रोटीन की मात्रा पूछा हुआ है तो गेहूं में जो होता है प्रोटीन की मात्रा 12% के आसपास होता है, या आपको ऑप्शन में 8 से 15 के बीच में मिले तो गेहूं में जो होता है प्रोटीन वह 8 से 15 के बीच में होता है। गेहूं में जो प्रोटीन 8 से 15% के बीच में होता है। तो या तो इसको भी आप सही कर सकते हैं, ऑप्शन मिले, नहीं तो यहाँ पर सही ऑप्शन जो है वह आपका 12% है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, परिक्षेत्रीय मृदा को और क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर हम जानते हैं परिक्षेत्रीय मृदा को जो कहा जाता है इसको हम लोग ट्रांसपोर्टेड मृदा भी कहते हैं, यहाँ पर ड्रिफ्ट मृदा भी कहते हैं, और यहाँ पर अलवियल मृदा भी कहते हैं। तो इस प्रकार से जो सही ऑप्शन है वह आपका चौथा है, ये सभी। तो परिक्षेत्रीय मृदा को हम लोग इन तीनों नामों से जानते हैं, इस प्रकार से सही ऑप्शन आपका चौथा होता है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, एनपीके के किस अनुपातिक प्रयोग की संस्तुति की गई है? तो यहाँ पर दिया गया है 6 संबंधे 3 संबंधे 1, दूसरा ऑप्शन है 4 संबंधे 2 संबंधे 1, तीसरा ऑप्शन है आपका 4 संबंधे 3 संबंधे 1, और चौथा ऑप्शन है 4 संबंधे 2 संबंधे 2। तो यहाँ पर एनपीके की जो संस्तुति की गई है वह 4 संबंधे 2 संबंधे 1 के अनुपात में रहता है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है, पूसा रूबी किसकी उन्नत किस्म है? ऑप्शन है आपका बैगन, फूल गोभी, टमाटर तथा बंद गोभी। तो यहाँ पर जानते हैं पूसा रूबी जो है वह टमाटर की उन्नत किस्म है। पूसा रूबी जो है वह टमाटर की उन्नत किस्म है। पूसा रूबी का विकास भारतीय कृषि संस्थान नई दिल्ली द्वारा किया गया है। टमाटर की अन्य किस्मों में प्लम, इसको आप लोग याद रख सकते हैं, टमाटर की अन्य किस्मों में जो होता है प्लम, दूसरा है आपका पूजा लाल, पूजा लाल, और तीसरा है आपका पूजा अर्ली, पूजा अर्ली, और एक और इसकी किस्म है जिसको हम लोग कहते हैं शक। तो ये आपके अन्य टमाटर किस्में हैं, पहला है आपका प्लम, दूसरा है आपका पूजा लाल, पूजा अर्ली, शक, और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया आपका पूसा रूबी। ये सभी के सभी आपके टमाटर की उन्नत किस्म है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, एक थ्रेसर द्वारा दानों का अधिकतम नुकसान कब होता है यदि? यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, इसकी गति अधिक हो, दूसरा इसकी गति मंद हो, तीसरा पक्की फसल को थ्रेसर में डालने की कमी हो, और चौथा है दाने निकालने की गति अधिक हो। तो यहाँ पे जानते हैं यदि थ्रेसर की गति अधिक हो तब फसल के दानों का नुकसान अधिक होता है, इसमें दाने कट जाते हैं और कटे हुए दाने जो होते हैं भूसे में मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से जो सही ऑप्शन है वह है आपका ए, कि सबसे अधिक थ्रेसर में दानों का नुकसान तब होता है जब थ्रेसर की गति काफी अधिक होती है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, दीमक को नष्ट करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रसायन कौन सा है? ऑप्शन पहला है रोगार, दूसरा है आपका मोनोक्रोटोप्स, तीसरा है आपका एंडोसल्फान, और चौथा है आपका क्लोरोपाइरिफेस। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है दीमक। दीमक बेसिक तौर पे धान की फसलों में, ठीक है, लगते हैं, और उनके लिए हम लोग सबसे अधिक मात्रा में जो प्रयोग करते हैं उनका उसका नाम है आपका मोनोक्रोटोप्स। ठीक है, मोनोक्रोटोप्स जो होता है दीमक को तत्कालीन प्रभावित करता है और दीमक उनसे नष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन है आपका बी। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें से कौन ग्रामीण विकास का वर्तमान कबीना, कबीना मतलब होता है कैबिनेट मंत्री। तो आपको पुनः हम बता दें कि यह क्वेश्चन 2015 का है, तो हम पहले 2015 के अकॉर्डिंग देखेंगे, उसके बाद हम लोग केंद्र सरकार और राज्य सरकार के 2022 के मंत्रिमंडल को भी देख लेंगे। तो यहाँ पे पूछा गया है कि इनमें से ग्रामीण विकास मंत्री 2015 में जो ग्रामीण विकास मंत्री थे वह थे आपके राधे मोहन सिंह। यहाँ पर जो था राधे मोहन सिंह जो थे वह आपके ग्रामीण विकास मंत्री थे। लेकिन वर्तमान समय में सबसे पहले हम केंद्र सरकार की बात करें तो केंद्र सरकार में वर्तमान समय में केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायत जो मंत्री हैं उनका नाम है आपका गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह वर्तमान समय में आपके केंद्रीय ग्रामीण एवं पंचायती राज मंत्री हैं। अगर हम केंद्र की बात करें तो केंद्रीय ग्राम विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री जो हैं उनका नाम है फग्गन सिंह।
फग्गन सिंह जो हैं वह आपके केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं तथा केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री जो हैं वह आपके गिरिराज सिंह हैं। यदि हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के ग्रामीण विकास मंत्री जो हैं उनका नाम है आपके राजेंद्र प्रताप सिंह। राजेंद्र प्रताप सिंह। इनका एक अन्य नाम जो इनका निकनेम आता है, उनका निकनेम है आपका मोती सिंह। मोती सिंह वर्तमान समय में आपके ग्रामीण विकास मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। तो हालांकि यहाँ पर 2015 का क्वेश्चन था, तो 2015 के अकॉर्डिंग राधे मोहन सिंह थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो था फसल कटाई परीक्षण, जिसको हम लोग क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट जो होता है किसके लिए किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपका यह प्रदर्शित करने के लिए कि फसल की कटाई कितनी कुशलता से की जा सकती है। दूसरा है आपका उपज का अनुमान लगाने के लिए। तीसरा है आपका फसल के नुकसान का आकलन करने के लिए। और चौथा है आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे हम जानते हैं फसल कटाई परीक्षण उपज का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। यह भारत सहित अन्य देशों में भी प्रचलित है। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन आपका होता है बी, फसल कटाई परीक्षण जो होता है उपज के अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है। ऑप्शन है आपका फतेहपुर, दूसरा है आपका बाराबंकी, तीसरा है आपका मिर्जापुर और चौथा है आपका प्रतापगढ़। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि आंवले का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में होता है। आंवला विटामिन सी का प्रचुर स्रोत है। यह स्कर्वी रोग में लाभकारी होता है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन आपका होता है डी, प्रतापगढ़। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, खसरा और खतौनी कौन तैयार करता है। ऑप्शन है आपका तहसीलदार, दूसरा है आपका उप विभागीय मजिस्ट्रेट जिसको हम लोग एसडीएम के नाम से जानते हैं, तीसरा है आपका कानूनगो या लेखपाल और चौथा है आपका पटवारी। तो यहाँ पर जानते हैं हम खसरा और खतौनी नामक दस्तावेज पटवारी द्वारा तैयार किया जाता है। हमारे देश में भूमि और फसल विवरण हेतु खसरा और खतौनी तैयार किया जाता है तथा इनका प्रयोग वैधानिक दस्तावेज के रूप में भी किया जाता है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन डी, पटवारी। तो 2015 में कुल ग्राम विकास से 40 क्वेश्चन पूछे गए थे। यह आपके 40 क्वेश्चन का एक्सप्लेन रहा और ये आपके प्रथम पाली का रहा। जल्द ही हम द्वितीय पाली को भी एनालिसिस करने के लिए आपके सामने प्रस्तुत होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर करें। जल्दी हम आपके सामने प्रेजेंट होंगे दूसरे पाली के पेपर को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।